अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान आज़म और मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। नाज़रीन, आज आपके साथ दो अहम खबरें शेयर करेंगे और उसके साथ अपना तजिया भी उस पर रखेंगे। बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं शहर इक़्तिदार में, उन पे जो है पस पर्दा कुछ ना कुछ बात तो हो रही है, कुछ लोग अंदाज़े भी उस पर लगा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे कि इस वक्त हो क्या रहा है। क्या PTI और जो इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत, ये जो एक ट्राइका है, इसके अंदर कोई डेवलपमेंट्स हो रही हैं या फिर ये मुकम्मल तौर पर ये जो बातचीत है, ये जो गुफ्तगू है, ये जमूद का शिकार हो चुकी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंजरनामा तेज़ी से तब्दील हो रहा है और 8 फरवरी के दिन के बाद जो एक दिन रह गया है, परसों के बाद वो डेवलपमेंट्स खुलकर सामने आएंगी और आपके सामने सारा मंजरनामा क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम आपको आज पहले इसकी खबर देंगे और फिर जो वीडियो है उसके दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे 26वीं आइनी तरमीम की। 26वीं आइनी तरमीम जो हो चुकी है उसकी जो असरात थे, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में नज़र आए, फिर उसके बाद बात हाई कोर्ट तक पहुँची और अब फिर लाहौर हाई कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट्स में भी उसकी बाज़ सुनाई दी जा रही है। और कानूनी माहिरीन इस पे मुतफिक नज़र आते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा। 26वीं आइनी तरमीम का कोई ना कोई हल निकालना होगा, वरना जो अदलिया की रही सही साख है वो भी मुकम्मल तौर पर मजरू हो जाएगी। पहले हम बात करेंगे आज की जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं उस पर। अदील सरफराज साहब, सर क्या हो रहा है, मंजरनामा किस तरफ जा रहा है? क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो पस पर्दा चीज़ें चल रही हैं उसमें किसी बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है आने वाले वीक के अंदर या नहीं? सर देखें, मैं वक्त का तयन तो नहीं कर सकता। बज़ाहिर ये नज़र ज़रूर आ रहा है कि कुछ चल रहा है और पस पर्दा बहुत कुछ अब भी चल रहा है और कहा यही जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में एक ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। उसे आप ब्रेक थ्रू कहें या दूसरी जानिब अब लोग अंदाज़े लगा रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल वक्त में छोड़कर जा चुके थे, हो सकता है उन्हें भी खुली बाहों के साथ दोबारा से उनका स्वागत किया जाए और दोबारा पार्टी में वो मतलब इमरान खान आम माफ़ी का ऐलान कर सकते हैं? आम माफ़ी तो शायद उसे ना कहा जा सके, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें फवाद चौधरी वगैरह हैं, वो लोग जो अब भी पार्टी के साथ टू सम एक्सटेंट लॉयल हैं अकॉर्डिंग टू पार्टी। तो वो जो लोग हैं जो अब भी हमदर्दी रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, और वो जो पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जा नहीं मिले, शायद उन लोगों को वापस लेकर आया जा सके। और साथ साथ जो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब से मुताल्लिक एक दावा भी किया जा रहा है कि एक बड़ा फ़ैसला भी वो कर सकते हैं। वो बड़ा फ़ैसला बहुत से लोग उसको जोड़ रहे हैं कि शायद उनकी अडयाला जेल से वापसी हो, बैरून मुल्क जाने से मशरूत, इस तरह की खबरें आ रही हैं। मगर मेरा ये ख्याल है कि एक बात तो तय है कि वो जो एक तासुर कायम किया जा रहा था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि हम इस्टेब्लिशमेंट की बात इस वजह से करते हैं कि असल फरीक ही इस्टेब्लिशमेंट है जो मुखालिफ है इमरान खान साहब के। जो इस्टेब्लिशमेंट है सर, वो इस वक्त भी इमरान खान साहब के साथ बज़ाहिर राब्ते में है और इतलात भी ऐसी ही हैं। और वो जो राब्ता है उनका इमरान खान के साथ, वो कोई इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर भी नहीं है, वो उनकी अपनी एक मजबूरी भी बन चुका है। उन्हें भी मालूम है कि पब्लिक इस वक्त इमरान खान के साथ है, तो इमरान खान साहब को बिल्कुल ही एक साइड पर, एक कॉर्नर में छोड़ा नहीं जा सकता अगर आपने पब्लिक सेंटीमेंट के साथ भी चलना है। लेकिन इसमें अदील सरफराज साहब, एक बात जो सामने आई थी कि जब इमरान खान के ख़त की बात हुई कि आर्मी चीफ को लिखा है, तो एक ज़राए से खबर आई थी कि हमें रत्ती बराबर भी शौक़ नहीं है कोई ख़त रिसीव करने का। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था अगर बातचीत हो है? देखें, बातचीत जो पब्लिक फोरम पे और चीज़ होती है और पस पर्दा या बंद कमरों दरवाज़ों के पीछे बातचीत और होती है, और जो बंद दरवाज़ों के पीछे बातचीत होती है वो पब्लिक फोरम पर तो कभी भी नहीं डिस्क्लोज़ की जाती। हमारे यहाँ बहुत तारीख़ अटी पड़ी है ऐसे वाक़यात से कि बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं, बाद अज़ा मालूम होता है कि भाई ये कुछ हुआ था, हमें तो मालूम ही नहीं था। उस वक्त सामने चीज़ें और होती हैं और पस पर्दा कुछ और चल रहा होता है। तो इस वक्त भी ये आप अपने जहन से बात निकाल दें कि वो जो कांटा है वो लगा दिया गया है और इमरान खान साहब के साथ किसी भी तरह की कोई बात या कोई मसलहत, कोई ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा हो रहा है और ऐसा होना है इवेंचुअली। अगर आप देखें पाकिस्तान को, पाकिस्तान के फ्यूचर को, तो जो स्टेक होल्डर्स इस वक्त जिनके हाथ में बागडोर है पाकिस्तान की, क्या उनको नहीं नज़र आ रहा कि इस वक्त मकबूलियत किसकी है? उनको नहीं नज़र आ रहा कि जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो किसके साथ है? तो वो कैसे, मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं है ना, यहाँ चक्कर कबूलियत का है ना। कबूलियत यहाँ पर मकबूलियत से मशरूत है ना, यही तो इमरान साहब बात है कि अगर मकबूलियत नहीं होगी तो फिर कबूलियत ना करना जो है ना, कबूलियत ना होना, ये चले बात समझ में आती है कि ठीक है भाई, एक शख्स है जिसको अवाम भी नहीं
पसंद कर रहे हैं तो हम क्यों कर उसके साथ जाकर अपना जो बयानिया उससे पीछे हटें। मगर दूसरी जानिब मकबूलियत है तो वहाँ पर फिर कबूलियत आपको ना चाहते हुए भी लाना होगी और फिर मामलात को आगे अगर आपने लेकर चलना है तो ये सब करना होगा। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आइंदा 1-2 हफ्तों की बात तो नहीं है, कम से कम 1-2 महीनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और वो जो चल रहा था पसे पर्दा वो भी क्लियर होगा। ये कुछ ऑप्टिक्स हैं जो बज़ाहिर तो चीज़ें ऐसी जाहिर की जा रही हैं कि जो कहा जाता है ना उर्दू में, एक कांटा मार दिया गया है, तो वो कांटा मेरा नहीं ख्याल कि मारा गया है। और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इमरान खान ने को बाहर आना है जेल से और एक नई सियासत शुरू करनी है तो फिर वो बैरून मुल्क भी जा सकते हैं, बनी गाला भी शिफ्ट हो सकते हैं और वो उन लोगों को वापस पार्टी के अंदर लाएंगे जिस तरह फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं या इवन के असद उमर भी हो सकते हैं क्योंकि उनने किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी। लेकिन परवेज़ खटक जैसे लोग जो हैं वो पार्टी में वापस नहीं आएंगे। तो इस पर अब जो है ना सोच विचार हो रही है और 8 फरवरी को जो परसों जो है PTI ज़ाहिर है अपनी आइंदा की हिकमत अमली किसी हद तक नक्शा जो वाज़े हो जाएगा क्योंकि यूम स्याह मना रही है जो है PTI 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, उससे आगे फिर मंजरनामा क्लियर होगा। अब आते हैं दूसरी खबर पे, ये 26वीं आइनी तरमीम का ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या मामलात ऐसे ही 26वीं आइनी तरमीम के होते हुए चलते रहेंगे अदलिया में? क्या आप कहते हैं कि वक्त के साथ साथ जो ठहराव आ जाएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा? सर ठहराव तो आ गया, देखें आप 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब सब अच्छा हो गया। अब अपनी मर्ज़ी के जज होंगे, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले होंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट तक बात थी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक गई और अब लाहौर हाई कोर्ट में भी आज कोर्ट पैकिंग की जो इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। कोर्ट पैकिंग इन अ सेंस के अब जब जो लोग एग्जेक्टिव के लोग इस वक्त मौजूद हैं जुडिशल कमीशन में, वो अपनी रिश्तेदारियों की बुनियाद पर, अपने ताल्लुक़ वास्ते की बुनियाद पर मेरिट को एक साइड पर छोड़ दें, सिर्फ ज़ाती पसंद नापसंद और ज़ाती चैम्बर्स और वो सब चीज़ें देखकर अगर जजेस को अपॉइंट करने लग जाएंगे, मतलब एक मेरा एक तेरा, बस इस तरह अपना है। ऐसे ही और इसमें सिर्फ मैं एग्जेक्टिव के मेंबरान की बात नहीं कर रहा, बदकिस्मती के साथ हमारी जुडिशरी की ये तारीख रही है। एग्जेक्टिव तो अब आई है जुडिशल कमीशन के अंदर अक्सरियत लेकर, लेकिन इससे कबल तो सिर्फ जुडिशरी थी और वहाँ पर भी हम देखा करते थे एक जज जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है उनके ही चैम्बर से एक और जज भी हाई कोर्ट में जाता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और बदकिस्मती के साथ इस वक्त जो हो रहा है बहुत ज़्यादा ओपनली हो रहा है। 9 नए एडिशनल जजेस अपॉइंट किए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और एक खातून जज का हम सुन रहे थे कि शायद अस्मा हामिद साहिबा बड़ी काबिल वकील हैं, शायद हामिद साहब की साहबजादी हैं और एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रही हैं। उनके हवाले से कहा जा रहा था कि शायद उनको अपॉइंट किया जाएगा। हामिद खान साहब की, हामिद खान नहीं, शायद हामिद साहब की, ठीक। वो जो आसमा हामिद साहिबा हैं, मेरी अभी बात हुई है 1-2 ज़राए से, वो ये बता रहे हैं कि उनका तो नाम नहीं हुआ, उनके नाम की मंजूरी नहीं दी गई। तो ये अच्छा होता अगर जुडिशल कमीशन एक खातून जज को भी, एक खातून वकील को भी जज अपॉइंट करता। ऐसा नहीं हुआ। देखें खातून जो वकला हैं पहले तो हैं ही बहुत कम और जब वो इस लेवल पर आती हैं तो फिर वहाँ पर काबिलियत को अगर देखा जाए, मैं जो बात पहले कह रहा हूँ, यहाँ पर तो सिर्फ उनका खातून होना भी मसला नहीं है, काबिलियत देख लें आप। बहुत से ऐसे वकला साहिबान जिनके नाम आज मंजूरी जिनकी दी गई है उनसे तो ज़्यादा वो काबिल हैं, उनसे ज़्यादा केसेस, बड़े केसेस में वो पेश हो चुकी हैं, रिपोर्टेड जजमेंट्स भी उनकी हैं। बहरहाल ये चीज़ें हैं जो अब हो रही हैं 26वीं आइनी तरमीम के बाद। लेकिन सर देखें अभी भी जो बात आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थी, हम लोग, हमारी यादाश्त बड़ी कमज़ोर है। 6 जजेस ने ख़त लिखा था और उसके ऊपर एक तूफ़ान बर्पा हो गया था। हमारे एक दोस्त हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने कहा था कि लावा फट गया। हकीकतन तो लावा ही फटा था, मगर यहाँ पर ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान जैसा मुआशरा है जहाँ पर किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 6 जजेस साहिबान जो सिटिंग जजेस हैं एक आला अदलिया के, वो ख़त लिखते हैं, किसी के सर पर जूं तक नहीं रेंगती। कुछ जजेस साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस पर आवाज़ उठाते हैं, मगर वो भी सिर्फ आवाज़ उठाते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। जिनके पास इख्तियार होता है वो कुछ करते नहीं हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब इख्तियार रखते हुए भी उन्होंने मामले को दबा दिया। अब या अफरीदी साहब के सामने उन 6 में से 5 मजीद ने ख़त लिख दिया दोबारा से, उसके ऊपर वो भी वही किरदार अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकर मैं समझता हूँ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हशर कर दिया गया है इस 26वीं आइनी तरमीम के बाद, जिस तरह ट्रांसफ़र किए गए हैं, सीनियरिटी का मामला है, जस्टिस या अफरीदी साहब ने जिस तरह ख़ुद को एक्सपोज कर दिया है, अब ये बड़ा अच्छा मौका है उन तमाम फाजिल जजेस साहिबान के लिए जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और जो ख़ुद इस पूरे सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, चाहे वो मंसूर अली शाह हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, जस्टिस आयशा मलिक हों, जस्टिस शाहिद वहीद हों, जस्टिस अतर मिनल्ला हों, बिलखसूस जस्टिस अतर मिनल्ला, वो खामोश हैं।
उनके ऊपर अब ये बात हो रही है कि भाई आप जजेस साहिबान को अब अपना किरदार अदा करना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप मोर्चा निकालने लग जाए, मगर फिर भी जो कानूनी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि जब तक ये जजेस साहिबान खुद कोई काम नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो वकला उनके पीछे कैसे आएंगे। वकला साहिबान तो कह रहे हैं, मेरी आज बात हुई आमिद खान साहब से, मैंने कहा कि इस रिप्रेजेंटेशन के मामले पर आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने क्या करना है, करना तो उन जजेस ने है जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की है। अब रिप्रेजेंटेशन अगर उसके ऊपर स्पीकिंग ऑर्डर नहीं करते आमिर फारूक साहब, तो फिर मेरी आज की खबर ये है कि इतलात ऐसी है कि वकला साहिबान खुद एक पिटीशन जो है उसी रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर। इसमें एक हदीस से एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए कि रिप्रेजेंटेशन में जो एक सवाल उठाया गया है कि जो भी जज हल्फ लेता है वो अपने मुतलका हाई कोर्ट में लेता है या जिस अदालत में वो लगता है, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई जज इंडक्ट होगा तो वो असर नो हल्फ लेगा और उसकी सीनियरिटी उसी दिन से मुरतब होगी। इस पर कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं और आपकी राय क्या है? क्या ये जो मौक़िफ़ उठाया गया ये 100% दुरुस्त है रिप्रेजेंटेशन में? नहीं सर, देखें जो हाई कोर्ट में आप आ रहे हैं, आप सीनियरिटी आपने देखनी है, आप उस हाई कोर्ट में है 15वें नंबर पर, सही है, ठीक है। और अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होने के आप ख्वाहिशमंद हैं, आप नहीं हो सकते अगर आप 15वें नंबर पर, सही है, ठीक है। आपने शुरू के 4-5 जजेस में शामिल होना है। अब आपको अगर आउट ऑफ नोवेयर उठाकर ले आया जाए एक हाई कोर्ट में जिसमें आप कि अगर उस सीनियरिटी को देखा जाए तो आप सीनियर प्यूनी जज बन जाते हैं, तो आप बड़े शानदार उम्मीदवार बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। और ये बेसिकली मेरिट का कत्ल होता है ना। यहाँ पर देखें, इस तरह तो अगर आप सीनियरिटी को बांटने लग जाएं कि जहाँ पर एक जज जिसको आपने नवाजना है उसका नंबर नहीं आ रहा, आप उसे दूसरी हाई कोर्ट में लेकर जाएं जहाँ पर वो ऑलरेडी सीनियर होगा, क्योंकि दीगर वहाँ पर बैठे जजेस साहिबान से पहले उसने हल्फ लिया तो उस अदालत में, तो इसमें उनकी राय बिल्कुल नहीं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हल्फ लेना जरूरी नहीं है, जो सरफराज डोगर साहब है उन्होंने लेना चाहिए ना। अगर देखें आप अगर एक तो सीनियरिटी पे 12वें नंबर पे जाएंगे, फिर बिल्कुल वैसे ही जाएंगे और जाना भी चाहिए। देखें जो पहले से वहाँ पर जजेस साहिबान बैठे हैं, जो सीनियर प्यूनी जज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज को हेड कर रहे हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, आउट ऑफ नोवेयर आपने उठाकर साइड पर कर दिया और एक दिन भी नहीं लगाया जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जो पुरानी टसल थी इनकी आपसी जो इख्तिलाफात थे उनका बदला उन्होंने लिया है। जो माजी में उनके खिलाफ फैसले आते रहे हैं, टीरियन वाइट केस और फलाना केस, उस तमाम सिचुएशन को अब उन्होंने यहाँ पर आकर अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इत्तलात ये आ रही हैं कि शायद रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आमिर फारूक साहब कुछ भी ना करें और तो आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। इत्तलात तो ऐसी ही हैं कि वो बड़े फेवरेट हैं और ख्वाहिशमंद भी बहुत हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हुई थी तो इनको नज़रअंदाज कर दिया गया था और उस पर बताया यही जा रहा है कि काफ़ी नालाम भी हुए थे, इन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया था। और फिर आपको याद होगा उन दिनों कुछ फैसले भी ये ऐसे दे रहे थे जो बड़े हैरान कुन थे इनके लिए। तो अब उनका जो जाना है वो तो ठहर चुका है। ये भी तो फिर सरफराज डोगर साहब पीछे फिर बन जाएंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इसमें अब मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं सर, अगर हम देखें, अंदाजे लगाएं, तुक्के लगाएं, तो एक चीज़ तो ये भी हो रही है कि कहा जा रहा है जस्टिस आमिर फारूक साहब शायद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही रहें और जो अब सीनियर प्यूनी जज हैं वो चले सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। जस्टिस सरफराज डोगर साहब सुप्रीम कोर्ट में। और एक और सूरत ये भी है कि जस्टिस सरफराज डोगर हाई कोर्ट के आइनी बेंच के सरबराह बन जाएं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाएं और जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। बहुत सी पॉसिबिलिटी, बहुत सारा कुछ हो सकता है। और एक आखिरी बात के अदील सरफराज साहब ने देखा कि जनरल मुशर्रफ का जो एक दौर था इक़्तिदार का, आमरीत, उसके बाद फिर जो कहा गया था कि आइन का हुलिया ही बिगाड़ दिया गया और 18वीं तरमीम आई, 101 आर्टिकल को रिव्यू किया गया। और अब जो सूरत लगती है आपको क्या कि अगर कभी ये हुकूमत जाती है, एक नई हुकूमत आती है, बारी मैंडेट के साथ आती है, PTI की हो या कोई, क्या ये जो मस्त 26वीं आइनी तरमीम के बाद क्रिएट हो गया, इसको रिव्यू किया जा सकता है? सर देखें, इसको तो रिव्यू कल भी किया जा सकता है, करेगा कौन? ये बड़ा आपने अहम सवाल उठाया है इमरान साहब। बात यह है कि मैं और आप एज अ मीडिया पर्सन या एज अ कमेंटेटर, पॉलिटिकल कमेंटेटर, हम तो एक बात करते हैं जो हमें ठीक लगती है अपनी दानिश में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। हम लोग ये समझते हैं कि भाई आइन का बुनियादी ढांचा है, उसकी बुनियादी मंशा क्या है, आइन क्या कहता है और होना क्या चाहिए असूली तौर पर। हमने तो आइन को देखना है, कानून को देखना है। हम उस ज़मन में देख रहे हैं कि भाई 26वीं आइनी तरमीम ने तो बुनियादी ढांचे के बरअक्स अदलिया की आज़ादी को ही सल्ब कर लिया। बिल्कुल सही। यहाँ पर ये हमारा मौक़िफ़ है। आज अगर एक सियासी जमात जो ज़ेर अताब है उसका भी वही मौक़िफ़ है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कल जब वही सियासी जमात बरसर इक़्तिदार होगी तो उसका वो मौक़िफ़ बरकरार रहेगा। क्योंकि सर आप देखें ना, वो भी बेनिफिशियरी हो सकती है।
बेनिफिशरी हो नहीं सकती, वो होगी। हाँ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेट से कल आम इंतखाबात हो जाते हैं, बरसर इक़्तिदार आ जाती है, 2/3 अक्सरियत उसके पास आ जाती है, 2/3 नहीं भी आती हुकूमत, वो बना लेती है। वो देखती है कि भाई अब तो जुडिशरी हमारे कंट्रोल में है, जुडिशरी अब आज़ाद अदलिया तो नहीं है, अब तो एक महकमा है सुप्रीम कोर्ट का जो है हुकूमत का। हुकूमत चाहे इमरान खान साहब को उस वक्त जो रेफरेंस भेजना पड़ा था काजी फाइज़ साहब के ख़िलाफ़, और फिर उसमें वो नतायज हासिल नहीं कर पाए थे जो वो करना चाह रहे थे, क्योंकि अदलिया आज़ाद थी। अब अगर इमरान खान साहब इस तरह का दोबारा से कोई एडवेंचर करना चाहेंगे, लेट से वो हुकूमत में आते हैं, जो कि इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, वो आएंगे, मैं वैसे एक हाइपोथेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ, अगर वो आ जाते हैं और उन्होंने कुछ ऐसा काम करना है, ऐसा कोई एडवेंचर करना है, तो उनको आप बताएं 26वीं आईनी तरमीम सूट करेगी या नहीं करेगी। तो ये अब देखना होगा उनकी कमिटमेंट कि आज हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठकर तो उन्हें 26वीं आईनी तरमीम चुभ रही है, क्या कल हुकूमत में बैठकर भी ऐसा ही? अहम तरीन नुकता उठाया अदील सरफराज साहब ने। और आपको ये पता होगा कि 26वीं आईनी तरमीम जब हो रही थी तो PTI अगर इसके जो है ना बिल्कुल हमायती नहीं थी, तो नीम रजामंदी भी उन्होंने ज़ाहिर कर दी थी जब मौलाना फजलुर रहमान साहब उनको मिले थे। और फिर मौलाना फजलुर रहमान का एक बहुत बड़ा दावा था, उसमें मुझे बड़ी हैरत हो रही है। वो हमेशा कहते थे कि हमने शाम का सर कुचल दिया है। जो पहले वाला हुकूमत का जो ड्राफ्ट था वो बिल्कुल ही जो है ना आज़ादी अदलिया की सलब करने वाला था और सबको तो ऐसे ये लगता है कि उनने सांप का सर तो कुचला, लेकिन वो 2 सरों वाला सांप था। एक सर उन्होंने कुचल दिया, लेकिन उस पर 26वीं तरमीम के बाद जो सादा कानून साजी हुई, उसके बाद सब कुछ जो है ना वो पूरी तरह तब्दील हो गया। और अब मेरे ख्याल में फजल रहमान भी काफ़ी परेशान है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अदील सरफराज और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।